नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में खास तौर से उन विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं और हमारी जीवन शैली, जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में ऐसे एक खास विषय, जो चित्रकला के क्षेत्र से ये विषय है, चित्रकला से संबंधित है, चित्रकारी पर आधारित ये विषय है, चित्रलिपि, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ, हमारे बीच हमारे खास मेहमान जगमोहन बंगाड़ी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये कई सालों से चित्रकला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपनी चित्रलिपि से सभी को, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं सभी के साथ में, और उन्हें एक नई दिशा, मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम जीवन शैली, और इस कार्यक्रम में हम चित्रलिपि विषय पर बातचीत करेंगे, तो सर सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स से आपका परिचय कराना चाहते हैं। आप अपना परिचय दें अपने शब्दों में। मेरा नाम है जगमोहन बंगानी और मैं उत्तरकाशी ज़िले में हिमाचल सीमा से लगा हुआ उत्तराखंड का लास्ट गांव है, अंतिम गांव है मोंडा बंगान। मैं वहां का रहने वाला हूं और मेरे माता पिता दोनों कृषक हैं। हमारे सेब के बाग हैं। बचपन की पढ़ाई मैंने 1 से 5 तक की अपने गांव में की, और उसके बाद 6 और 7th 8th में मैं गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर पैदल आता था पढ़ाई करने के लिए। और 8वीं के बाद जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो बड़कोट में, उत्तरकाशी बड़कोट में फोटोग्राफी स्टूडियो चला रहे थे जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप मेरे यहाँ बड़कोट आ जाइए, वहाँ करना। तो मैं बड़कोट आ गया। और मुझे लगता है कि जो चित्रकला के क्षेत्र में जो पहला कदम जी बिल्कुल शुरू हुआ, वो शायद बड़कोट से हुआ, क्योंकि वहाँ मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा था और अधिकतर जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स होते थे वो हमें डार्क रूम में बैठ के बनाने पड़ते थे। तो वहाँ जो भी कोई अच्छा फोटोग्राफ आता था उसको मैं ड्राइंग करता था जी। तो वहाँ से थोड़ा स्केचिंग करने की हैबिट डेवलप हुई और धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे चित्र बनाए। तो लोग, जो आसपास के लोग मेरे चित्रों को देखते थे तो बड़ी प्रशंसा करते थे जी। और इसी बीच वहाँ पर मैंने बोर्ड और बैनर लिखने का काम भी शुरू किया जी। तो मुझे बहुत सारे लोग अपने बोर्ड बैनर्स लिखने के लिए देते थे और उससे मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग भी होती थी। और ये 1991 की बात है, जब मैं हाई स्कूल कर रहा था जी। उन्हीं दौरान एक कला अध्यापिका बड़कोट में आई। उनका नाम है मंजू नौटियाल जी। उनसे परिचय हुआ। तो उन्होंने ऑलरेडी देहरादून डीएवी कॉलेज से एमए किया था ड्राइंग एंड पेंटिंग में। तो उन्होंने जब मेरे चित्र देखे तो उन्होंने मुझे कहा कि जगमोहन, तुम्हें आर्ट कॉलेज में पढ़ाई करना चाहिए जी। अब मुझे तो पता ही नहीं था बड़कोट में कि आर्ट कॉलेज भी होता है। तो मैंने उनसे थोड़ा बोला कि आप विस्तृत रूप में आप मुझे बताइए कि आर्ट कॉलेज होता क्या है। तो आर्ट कॉलेज उन्होंने बताया कि भाई इस कॉलेज में आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद जाते हो और इसमें आप 4 साल का बीएफए कोर्स होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है, और 2 साल का मास्टर्स कोर्स होता है जी। तो ये सिर्फ आर्ट पढ़ाई जाती है इसमें। तो वहाँ से मेरा थोड़ा आर्ट की ओर और ज़्यादा लगाव हुआ। और इन्हीं दौरान मैंने एक किताब पढ़ी। किताब का नाम था आधुनिक चित्रकला का इतिहास जी। और ये रवि सावलकर जी थे इसके राइटर। तो इसमें बहुत सारे चित्रकारों के मैंने बायोग्राफीज़ पढ़ी थी, उनके जीवन में क्या क्या हुआ वो सब पढ़ा था। तो वहाँ से मेरा लगाव आर्ट की ओर गया जी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट करने के बाद जिस प्रकार की मेरे सारे दोस्त साइंस साइड थे, मैं आर्ट में रुचि थी, बट मेरे दोस्तों ने 11th में साइंस साइड ले ली और मुझे लगा कि मैं आर्ट लेता हूँ। बट वो देखा देखी में कि नहीं भाई, सब लोग उस समय सोचते थे कि आर्ट सब्जेक्ट वही लोग लेते हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं होते। तो समहाउ मुझे भी यही लगा, तो देखा देखी में मैंने साइंस साइड ले ली जी। तो 11वीं मैंने पास कर दी, लेकिन 12वीं में फेल हो गया। और फेल होने के बाद फिर मेरे जो सबसे बड़े भाई थे, फोटोग्राफी स्टूडियो जो चला रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि जगमोहन की अब पढ़ाई छोड़ दो, हम स्टूडियो चलाते हैं, क्योंकि मैं भी अच्छी फोटोग्राफी कर रहा था। तो उन्होंने कहा देखो, लाइफ में पैसे ही कमाने हैं तो हम अपना स्टूडियो चलाते हैं जी। तो
खैर उनकी बात को मैं इनकार नहीं कर पाया, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो 1 साल मैं ड्रॉप आउट रहा, और उन 1 साल के दौरान पता नहीं मेरे माइंड में ये आया कि यदि पढ़ाई नहीं करूँगा तो आगे कैसे पढ़ूँगा। बिल्कुल जी। तो मैंने उनको बिना बताए 10+2 का फॉर्म भर दिया आर्ट साइड में जी। और एग्ज़ाम दौरान पे खैर उनको पता चला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो मैंने डरते डरते उनसे बोला कि मैंने ये फॉर्म भरा है। फिर अगेन उन्होंने कहा कि जगमोहन ऐसे चलो ये एग्ज़ाम दे दो, उस बात छोड़ देना पढ़ाई, फिर हम अपना स्टूडियो चलाते हैं, स्टूडियो में कंसंट्रेशन करेंगे। बट वो एक पढ़ाई की एक ललक मेरे अंदर जो थी वो चलती रही। मैंने इंटरमीडिएट पास किया और उनको बिना बताए उत्तरकाशी जाके मैंने बीए में एडमिशन ले लिया आर्ट साइड में जी। और फिर पता चला कि भाई तुमने एडमिशन ले लिया है जी। थोड़ा गुस्सा हुए, बट उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें यदि पढ़ना है तो पढ़ाई कर लीजिए और हमसे जो भी सहयोग होगा हम करेंगे जी। तो 1 साल मैंने बीए फर्स्ट ईयर अपना उत्तरकाशी में किया। फिर मेरे एक दोस्त हैं, आप अभी भी बहुत क्लोज दोस्त हैं जी, वो देहरादून में थे, कमलेश्वर रतूड़ी। उन्होंने मुझसे कहा कि जगमोहन तुम देहरादून आ जाओ, उत्तरकाशी में आर्ट की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जी, तो तुम देहरादून आ जाओ, तुम मेरे साथ रहना कुछ समय, फिर धीरे धीरे देखेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट उस तरह से नहीं था मेरी फैमिली से मेरी। तो मैं देहरादून आ गया और देहरादून में ही मेरे कज़न हैं मेरे गांव से, मोहन चौहान जी, वो पहले से देहरादून में रह रहे थे जी। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 1997 की जी। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि जगमोहन तुम अब हमारे साथ रहोगे और हम तुम्हें अब पढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो भी स्ट्रगल होगा वो साथ साथ करेंगे जी जी। तो वो देहरादून में फिर वो स्टडी एंड स्ट्रगल शुरू हुआ साथ साथ में जी। मैंने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई की और बीए मैंने किया वहाँ से, फिर मैंने एमए किया 2000 में जी। और इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा जो शैक्षिक योग्यता आपने हासिल की और इस क्षेत्र में आप बढ़े, निश्चित रूप से आप हम सभी के लिए उदाहरण हैं सर। आज हम अपने इस कार्यक्रम में चित्रलिपि इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि चित्रकारी हमारी जीवन शैली को, हमारी लाइफ स्टाइल को किस तरह से प्रभावित करती है, या फिर हम किस तरह से इसको अपनी जीवन शैली के साथ में, अपनी लाइफ स्टाइल के साथ में जोड़ सकते हैं सर। दरअसल मुझे लगता है चित्रकारी ना आपके अंदर बसी हुई होती है जी। आप जब सुबह उठते हो तो सुबह उठ के नहा धो के जब आप अपने अलमीरा खोलते हो तो सबसे पहले आप चूज़ करते हो कि कौन सी शर्ट पहना जाए, बिल्कुल है ना। तो समहाउ वही एक आर्ट की ओर आपका अट्रैक्शन होता है कि आप चूज़ करते हो कि आज मैं ये वाला कलर पहनता हूँ। तो मुझे लगता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसमें जी, बिल्कुल। और इस तरह से हम जो चित्रकला का जो क्षेत्र है, और जैसा कि आपने बताया कि चित्रकारी हमारे मन मस्तिष्क में रची बसी हुई होती है और हमारे जीवन को प्रभावित भी करती है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप अपनी एक खास तरह की चित्रकारी आप करते हैं, या आप हमारे साथ में इस चीज़ को साझा करें ताकि हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ से परिचित हो सकें। जी अवश्य। दरअसल जब मैं देहरादून में था तो मेरे चित्रों का विषय ग्रामीण महिलाएं और बच्चे थे और मैं उनको रियलिस्टिक मतलब हूबहू बनाने की कोशिश करता था। और देहरादून में मैंने अपना पहला मास्टर्स किया, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में मैंने 2001 से लेकर 2004 तक उस तरह के चित्र बनाने शुरू किए, जिसमें कि गढ़वाल का बेसिकली परिवेश मुझे ये लगता था कि अभी भी है कि गांव में जो है ना सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करता है वो बच्चे होते हैं और महिलाएं होती हैं। तो मेरे चित्रों का विषय वही था। बट दिल्ली में क्योंकि दिल्ली का आर्ट सीन बहुत बड़ा है, तो मुझे लगा कि जिस तरह के मैं चित्र बना रहा हूँ वो कंटेम्प्रेरी आर्ट में कहीं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो काफ़ी टाइम ऐसा रहा जब मैं चित्र बना नहीं पाया। मैं दिल्ली में ललित कला एकेडमी की लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ बुक्स देखता था और बहुत सारी एग्जीबिशंस में जाता था, एग्जीबिशंस देखता था, तो थोड़ा बहुत चित्रों में परिवर्तन आना शुरू हुआ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि 2001 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने उत्तराखंड देहरादून में प्रेस क्लब में एक एग्जीबिशन की थी और उस समय मुझे उत्तराखंड स्टेट अवार्ड मिला था मेरे चित्र में जी।
तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन का काम किया उसने। मुझे लगा कि मैं एक आर्ट फील्ड में थोड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। और 2002 में मुझे ललित कला एकेडमी से रिसर्च स्कॉलरशिप मिली पेंटिंग के लिए जी। तो उसमें क्योंकि मैं अपना डेली लाइफ के लिए बहुत जूझ रहा था दिल्ली में उन दौरान, और ऐसे टाइम पे रिसर्च स्कॉलरशिप मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसमें मुझे 3000 ऑनरेरियम मिलता था पर मंथ। तो ये सब हो रहा था 2004 तक। और 2004 में मैंने 2004 से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा कि डोडरा क्वार एक जगह है पहाड़ों में जी, वो अब हिमाचल में है, पहले उत्तराखंड में थी। तो डोडरा क्वार का मैंने विज़िट किया। मैं चाहता था कि गांव का जो जीवन है वो वास्तविक जो पहाड़ों के लोग हैं किस तरह का स्ट्रगल करते हैं जी, उनकी वेशभूषा क्या है सारा। तो मैंने लगभग 1 महीना वहाँ जाके उनके स्केचेस किए, ड्राइंग्स किए, उनकी जीवन शैली को समझने का प्रयास किया। जी, जी। उसके बाद मैंने दिल्ली जाके 14 पेंटिंग्स उनके कल्चर से रिलेटेड बनाई। और ये एग्जीबिशन का सोलो एग्जीबिशन जो पहला एकल प्रदर्शनी मैंने देहरादून में की थी, और उस प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ के जो उस समय तत्कालीन सीएम थे ND तिवारी जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और उन्होंने मेरा एक चित्र भी खरीदा था उसमें, जो अभी उत्तराखंड सेक्रेटरीट में लगा भी है। तो उस तरह से बट एक और तो मुझे सफलता मिल रही थी अपने काम को लेके, अपने चित्रों को लेके। दूसरी ओर मैं जब दिल्ली में देख रहा था कि जो चित्र मैं बना रहा हूँ वो कंटेम्प्रेरी आर्ट में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक द्वंद्व मेरे मन के अंदर काफ़ी चल रहा था जी। तो 2005 में सब्जेक्ट मेरा पूरी तरह से बदल जाता है। 2004-5 में मैंने अपने आप को पेंट करना शुरू किया। अपने आप को पेंट मतलब मैं अपना ही ड्राइंग्स को कैनवस में पेंट करता था, और बहुत सारे रफ स्ट्रोक्स उसमें आते थे। कमर्शियली मेरे आर्ट वर्क्स काफ़ी सक्सेसफुल थे, मतलब जो भी मैं पेंटिंग्स बनाता था वो बिक जाती थी। तो मुझे लगता था कि काम का बिकना ही बहुत बड़ी बात है, मतलब इट मीन्स मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली जो मैं चित्र दिल्ली में बना रहा वही मैंने अपना इंग्लैंड में बनाना शुरू किया जी। बट समहाउ जो मेरे ट्यूटर थे, जो मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि जगमोहन तुम एक बार ना कुछ म्यूजियम्स घूम लो, यहाँ पर कुछ गैलरीज घूम लो यूरोप में, और उसके बाद स्टूडियो में आके थोड़ा काम करना, क्योंकि तुम्हारा काम अभी बहुत बैकवर्ड है एक तरीके से। सर आपका जो सफ़र रहा है ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। आप यहाँ से दिल्ली गए और उसके बाद में अब्रॉड में भी आप गए और वहाँ पे भी आपने कार्य किया। हम जानना चाहते हैं कि जो आपके चित्र थे वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे, जो आप ज़्यादातर बनाया करते थे? कोई ख़ास ऐसी वस्तुएं या फिर चीज़ें या कोई कल्चरल आर्ट आपके अंदर था, या फिर किस तरह के चित्र आप बनाते थे? जी वही मैं अभी कहा था ना कि मैं पहले जो मेरे चित्र थे वो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड थे। उसके बाद मुझे लगा था कि मैं दिल्ली में अपने आप में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट्स मैं अपने आप आ गया हूँ। बट इंग्लैंड में मेरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है काम को लेके, क्योंकि जब मैं लुब्र संग्रहालय गया 1 हफ्ता 10 दिन मैंने वहाँ पूरा म्यूज़ियम घूमा। उसके बाद मैं बर्लिन गया, बर्लिन में काफ़ी घूमा, 15-20 दिन वहाँ पर घूमा। फिर मैं रोम गया, रोम में भी काफ़ी देखे, बहुत सारे म्यूज़ियम्स घूमे। फिर वेनिस बिएनाले गया, वहाँ घूमा, आइसलैंड घूमा, ठीक है। और लंदन में तो मैं रहता था, तो लंदन की आर्ट गैलरीज और म्यूज़ियम्स घूम के उसके बाद मुझे लगा जिस तरह के मैं चित्र बना रहा हूँ वो रियली में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट को सोचते हुए। जी। तो वहाँ पर मेरे चित्रों में काफ़ी परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन मुख्य रूप में कैसे हुआ उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। कि मैं एक दिन स्टूडियो में बैठा कि मेरे पेपर्स सारे लगे थे, तो पेपर में मैंने माँ लिखना शुरू किया। जी। तो माँ शब्द को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 50 बार रिपीट किया होगा, बार बार लिखा। जी। और फिर दूसरा मैंने दूसरे पेपर में लिखा था तुम कहाँ हो, तो वो शब्द भी लगभग 50 बार रिपीट हुआ। जी। तो ये 2 चित्र, माँ तुम कहाँ हो, और संभवतः ये भी है कि आप जब मदर से काफ़ी दूर रहते हो तो एक उनकी याद आ रही थी, शायद इसलिए लिखा होगा। तो ये 2 चित्र मैंने बनाए इन टेक्स्ट को लेके। तो मेरे प्रोफेसर जब आए तो उन्होंने ये दोनों चित्र देखे जिसमें टेक्स्ट रिपीट हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि जगमोहन आप ना कुछ अलग काम कर रहे हो और प्रीवियस काम से अच्छा काम है ये, तो तुम्हें इस काम में थोड़ा और सोचना चाहिए। तो क्योंकि वो हिंदी तो पढ़ना जानते नहीं थे, टेक्स्ट मैंने देवनागरी में लिखे थे, तो उनके लिए एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट वर्क था। जब मैंने उनको मीनिंग बताया उसका कि इसमें मैंने ये टेक्स्ट लिखे,
तो उनको लगा कि रियली मतलब ये मीनिंगफुल वर्क है, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया उस तरह के काम करने के लिए जी। तो इसके बाद ये जो करंटली मैं काम पिछले 2006 के बाद आज तक पिछले 15-16 साल का ये सफ़र रहा, उसमें मैंने फिर रिसर्च किया। मैंने 20 चित्रकार वर्ल्ड वाइड जिनके चित्रों का सब्जेक्ट, चित्रों का जो विषय है सिर्फ टेक्स्ट होता है, बिल्कुल, उनको रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद मैंने अपना उन सबके कामों से अलग मेरा काम कैसा हो वो मैंने काम डेवलप किया। बिल्कुल। तो क्योंकि मूलतः मैं रिपीटेशन के ऊपर काम करता हूँ कि बार बार एक टेक्स्ट को रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल, और चित्रों में आपने लिपि को उकेरा है, yes. बिल्कुल, और देवनागरी में आपने इस चीज़ को किया। चित्रकार बनना क्या हर किसी के लिए संभव है? इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? क्या ये हुनर बचपन से होता है या आगे भी चलकर हम इस स्किल को डेवलप कर सके अपने अंदर? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आपकी रुचि है। बिल्कुल, कि जब तक आपकी रुचि और यही जीवन शैली का जो अंग है। जी अवश्य। रुचि जब तक नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। रुचि होने के बाद 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन 3 चीज़ों को हम बेसिकली हैंड भी कहते हैं और आइज़ कहते हैं और माइंड कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें, हैंड का काम होता है स्किल डेवलपमेंट का, कि जो भी आप बनाना है वो जब तक आपको बनाना नहीं आएगा हाथ से तब तक आपके मन के अंदर कुछ चल रहा है और आप देख के आ रहे हो, आप बनाना ही नहीं आ रहा तो आप कैसे करोगे? तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब चीज़ों को देखना, और देखना डजेंट मीन कि आप थोड़ा सिर्फ देख रहे हो चीज़ों को। देखना मीन्स ऑब्जर्व करना कि चीज़ें वास्तव में है क्या है। तो वो चीज़ें मतलब चीज़ अच्छी लग रही है या ख़राब लग रही है। जो मैं आपको शर्ट का एग्जांपल दे रहा था अभी, कि आप ड्रॉर खोलते हो तो आप चूज़ करते हो कि ये वाला शर्ट पहनूंगा, ये शर्ट पहनूंगा जी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना काम करता है। ये दूसरा पहलू है चित्रकार बनने के लिए जो ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे फाइनल है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स आपका माइंड। बिल्कुल, ठीक है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। और ये तीनों चीज़ों का आपसी संबंध इतना है कि यदि आपको इन तीनों चीज़ों में एक भी चीज़ नहीं आती है तो आपको चित्रकार बनना संभवतः थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बिकॉज मुझे ये लगता है कि फॉर एग्जांपल कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बनाना नहीं आ रहा है तो वो कहीं काम नहीं करता। बिल्कुल, और इन चीज़ों का सामंजस्य जो है हाथ का, मस्तिष्क का, इसका होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली मुझे ये भी लगता है फॉर एग्जांपल कि आपका स्किल बहुत अच्छा है, आप हूबहू बना लेते हो चीज़ों को, बट आपको यही पता नहीं लगता है कि ऑब्जर्वेशन से वो ठीक बन रहा है या गलत बन रहा है। बिल्कुल, तब भी काम नहीं चलेगा। और थर्ड चीज़ कि आप बहुत अच्छा बनाते हो, ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा है, बट क्रिएटिविटी है ही नहीं है जी। तो ये 3 चीज़ें आपके मतलब बचपन से भी हो सकती है, और आप इन्हांस कर सकते हो टाइम जैसे टाइम चलता है आप उसको, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप इन चीज़ों को डेवलप करते हो। और यही चीज़ें मैं खासकर बहुत सारे बड़े बच्चों के बीच में काम कर रहा हूँ जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जी। ये मेरा एक सपना भी है कि मैं उत्तराखंड के यूथ्स को लेके कुछ काम करूं। और पिछले दिनों मैंने अल्मोड़ा में एक वर्कशॉप की है, और अल्मोड़ा में लगभग 23 बच्चों के साथ मैंने एक वर्कशॉप की। और ये जो बच्चे थे ये ऑलरेडी अल्मोड़ा कॉलेज ऑफ आर्ट्स इन्होंने BFA कर दिया था, MFA भी कर लिया था। कुछ बच्चे ऐसे थे और कुछ बच्चे अभी कर रहे हैं। सर, हम रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी इन चीज़ों को, कला के क्षेत्र को, इस क्षेत्र को अपने जीवन में अपनाते हैं, अपनी जीवन शैली में सम्मिलित करते हैं, तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। प्रोफेशनली भी हम बहुत अच्छे तरीके से काम इस पर कर सकते हैं। तो रोजगार की दृष्टि से क्या हम कह सकते हैं कि हम इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं, चित्रकारी को, ये जो चित्रलिपि का ये क्षेत्र है? जी अवश्य, बिल्कुल। चित्रकारी में ना बहुत सारी संभावनाएं हैं। नंबर 1 तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो जी। यदि आपने बैचलर्स कर दिया, मास्टर डिग्री, इसीलिए आपको टीचिंग जॉब मिल जाती है, क्योंकि चित्रकार की पोस्ट होती है, ठीक है, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट आप पढ़ाते हो बेसिकली। और दूसरा ये है कि जितना भी एडवर्टीजमेंट का काम है, यदि मैं इस बोर्ड की बात करता हूँ, साइन बोर्ड्स का, ये सब चित्रकार नहीं बनाए हैं, ठीक है, चित्रकार ने कंप्यूटर में बैठ के बनाए हैं।
उसने ही सारा, इनफैक्ट मैं, यदि आप इस चेयर की बात करते हो, ये चेयर भी जो ना आर्टिस्ट ने ही डेवलप किया है पहले कि ये किस तरह से बनेगी। तो इस तरह के कमर्शियल फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं हैं। फोटोग्राफी चित्रकारी का ही एक पहलू है, मतलब आर्टिस्ट का ही एक अंग माना जा सकता है कि फोटोग्राफी भी उसके थ्रू होती है। तो फोटोग्राफी में भी संभावनाएं बहुत सारी है। तो और फिर स्कल्पचर है हमारे पास जिसमें हम 3 डायमेंशनली काम करते हैं, 3D में काम करते हैं, वो पहलू है। फिर ग्राफिक्स है, मतलब बहुत सारे हैं। और रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, लैंडस्केप हैं, इस तरह के बहुत सारे पहलू उसके ऊपर काम कर सकते हो। और आजकल तो जितने मतलब आप फ़ोन में जो ऐप्स की बात करते हो, जितने ऐप्स आप चला रहे हो, सारे आर्टिस्ट ही तो डेवलप करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने आपने ये बताया कि रोज़गार के रूप में हम किस तरह से अपनी इस कला को आगे बढ़ा सकते हैं और रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, आपने अभी शुरू में भी जिक्र किया कि आप कुछ बच्चों के साथ में, बड़े बच्चों के साथ में काम भी कर रहे हैं, तो किस तरह से इनके अंदर हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह का काम हम इन्हें बताएं कि ये चित्रकला में आपके क्षेत्र में आगे बढ़ें? सबसे पहले इसमें चित्रकला में ना रियाज बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपको हूबहू चित्र, मतलब ऑन द स्पॉट स्केचिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं दिल्ली में शुरुआती दौर पे गया तो मैं रोज़ रात को 150 से लेकर 200 स्केचेस करता था। स्केचेस करने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो। यदि ये टेबल है तो टेबल का यदि मैं 10 तरीके से चित्र बनाता हूँ तो एक तरीके से मेरे दिमाग में वो छप जाता है, और फिर किस तरीके से वो सामने आता है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी यूथ्स हैं, मुझे लगता है कि रियाज़ करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, आर्ट एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ना मीन्स मैं दूसरी भी किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्ट की बात कर रहा हूँ कि आर्ट की पढ़ाई करना ज़रूरी है। कि कंटेम्प्रेरी आर्ट, मतलब वर्तमान में किस तरह की कला चल रही है उसके बारे में पढ़ना, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, रेगुलर एग्जीबिशंस विज़िट करना, आर्ट म्यूज़ियम्स विज़िट करना। यदि साधारण तरह से हम देखते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉल में ले जाना प्रेफर करते हैं बजाय कि आर्ट एग्जीबिशंस में। और तो मुझे लगता है कि इस तरह का एक कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है जहां बच्चों को आर्ट वर्क्स दिखाए जाए, एग्जीबिशंस दिखाया जाए। घर पर हम किस तरह से इस आर्ट की प्रैक्टिस करें, इस कला की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हम इसमें महारत हासिल कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं? या फिर आपको लगता है कि हमें किसी जगह, खास जगह जा कर के, किसी ट्यूटर के साथ में जा कर के इसे सीखने की ज़रूरत है, गुरु का होना आवश्यक है? 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। एक तो यदि मतलब वैसे तो गुरु का होना ज़रूरी है जी, क्योंकि एक जगह आके आप भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। और दूसरा, यदि आप पास गुरु नहीं है तो आप मैं ये सोचता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है, बिल्कुल आप उसको बनाते रहो। एग्जैक्टली जैसे मैंने भी किया कि मुझे नहीं था पता कि मुझे आगे बढ़ने की क्या क्या संभावनाएं हैं, बट मैं क्या करता था कि जो भी चीज़ें सामने आती थी, मैं कुछ नहीं मिलता था तो मैं अपना हाथ दे के इस हाथ से ड्राइंग कर रहा होता था ताकि मेरा हाथ की स्टडी हो जाए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को मैं सामने बिठा देता था, उसको हूबहू बना लेता था। तो प्रैक्टिस ही आपको ना परफेक्ट करती है। और उसके बाद ये भी लगता है कि आप किसी ट्यूटर को अपने घर बुला सकते हो जो आपको कला का फर्दर ज्ञान दे, और या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आर्ट पढ़ाई जाती है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं जी। सर, हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके अनुभव के बारे में बातचीत अब करना चाहेंगे। तो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आपका किस तरह का अनुभव रहा है? क्या कुछ आपने इन चीज़ों से सीखा है? मेरा जो गांव है, बिल्कुल, वो बहुत इंटीरियर में है जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंग्लैंड में जाके कभी पढ़ाई करूँगा, फिर मैं वापस दिल्ली आके अपने आप को स्टैब्लिश करूँगा। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बट एक जुनून बहुत इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, और काम करने के लिए। तो जो परिस्थितियाँ मेरी रही हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में काम करना जारी रखा। और जैसे देहरादून आया, फिर दिल्ली, मतलब जो भी जगह मैं गया तो मुझे लगा कि उससे फर्दर क्या संभावनाएं होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। और फिर मैं दिल्ली गया और दिल्ली का आर्ट सीन कुछ और था, इंग्लैंड गया, वहाँ का आर्ट सीन कुछ और था। और
इंग्लैंड में भी बहुत सारी संभावनाएं थी मेरे लिए कि मैं वहीं रह के काम कर सकूं। मेरे जो प्रोफेसर थे, क्योंकि मेरा लाइफ ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो मैंने 3 या 4 महीने लगभग अपने कॉलेज में इंग्लैंड में भी लाइफ ड्राइंग पढ़ाई बच्चों को। तो प्रोफेसर मेरे बड़े खुश थे। तो उन्होंने कहा था कि जगमोहन, हम तुमको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तुम यहाँ पर हमारे साथ बच्चों को पढ़ा लो जी। बट संभवतः मुझे लगा कि नहीं, मुझे वापस इंडिया जाना है और इंडिया जाके अपना काम करना है। क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि 1996 से लेके अब तक मैं सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ, सोशल इश्यूज़ को लेके बहुत काम कर रहा हूँ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मेरा एक सोशल कंसर्न भी था और ये सोशल कंसर्न्स को लेके एक बात दिमाग में आ रही कि 1997 में वाटर कंजर्वेशन को लेके हेस्को ने एक पदयात्रा की थी गंगोत्री से दिल्ली तक, और वो पदयात्रा में मैं भी था और मैंने उस पदयात्रा में बहुत सारे चित्र बनाए थे, बहुत सारी ड्राइंग्स की थी और पूरे कल्चर को अंडरस्टैंड किया था। फिर उसके बाद उसका एक एग्जीबिशन किया था। सर, आपका जो ये कला का क्षेत्र है, हम ये जानना चाहते हैं, कलाकार तो हर कोई पेंटिंग करता है, लेकिन जो लिपि की बात है, आपने अपने शब्दों को, अपनी इस लिपि को चित्रों पर आप लाए हैं, उखेरा है आपने, तो ये किस तरह से अलग है? भिन्नता इसमें कितनी ज़्यादा है? जो एक सामान्य चित्रकार पेंटिंग बनाता है और आपकी चित्रकारी में क्या अंतर आपको महसूस होता है? जब मैं इंग्लैंड में था तो मैंने 20 चित्रकारों के चित्रों का अध्ययन किया था जिनके सब्जेक्ट, जिनके विषय टेक्स्ट थे। तो उस समय मैंने सोचा था कि मैं यदि टेक्स्ट शब्द अपने चित्रों का विषय लेता हूँ तो मेरे चित्र उन 20 चित्रकारों से अलग कैसे होना चाहिए। तो जो रिपीटेशन की बात मैंने अभी की, तो मैं रिपीट करता था टेक्स्ट को। और मुझे ये भी लगता है कि जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हो, जो भी आप विषय चुनते हो अपने कार्य के लिए, उसके लिए आपके हाथ के ऊपर आपकी ना एक क्या कहेंगे, स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई आदमी मतलब ह्यूमन फिगर्स के लेके पेंटिंग्स करता है, तो उसको जब तक ह्यूमन फिगर अच्छे से बनाने नहीं आते तब तक वो नहीं कर सकता उसमें। तो मैं ना बचपन से ही टेक्स्ट लिखता था, तो मैं किसी तरह का टेक्स्ट, कोई भी साइज़ में टेक्स्ट फ्री हैंडली अभी इजीली लिख सकता हूँ। तो मेरी उसके ऊपर एक कमांड थी जी। तो मेरा जो एक एलिमेंट था वर्क था, उसके ऊपर तो ऑलरेडी कमांड थी। अब ये था कि आइडिया डेवलप किया जाए, आइडिया क्या होना चाहिए। तो मैंने जब देखा कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं, और इंग्लैंड में था तो ये था कि भाई जो भी आर्ट वर्क, क्योंकि मैं अपने वर्क को डेवलप कर रहा था, तो मुझे लगा था कि इस तरह का वर्क डेवलप हो जो इंडिया, भारत को रिप्रेजेंट करता हो तो अच्छा होगा। तो मेरे माइंड में ये आया कि हम संस्कृत में जो मंत्र हैं, मंत्रों को हम चैंट करते हैं और चैंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम शब्दों को बार बार बोलते हैं। तो मैंने अपना पहला चित्र गायत्री मंत्र बनाया और वो जो चित्र था 90 फीट बाई 10 फीट का था, बहुत बड़ा चित्र बनाया था। और वेदों में ये लिखा गया है कि इफ़ यू चांट गायत्री मंत्रा 108 टाइम्स इट विल प्यूरिफाई योर कर्मास। जी, कि 108 बार किसी भी चीज़ को आप, मतलब किसी या गायत्री मंत्र को आप चैंट करते हैं तो आपके कर्मास को प्यूरिफाई करता है। जी। तो मेरे चैलेंज था कि इतना बड़ा चित्र बनाना और उसमें मैंने 108 बार गायत्री मंत्र को चैंट करना है। चैंटिंग मैं, लोग वैसे चैंट करते हैं मंत्रों को, मैं फिजिकली चैंट करता हूँ कैनवस के ऊपर। तो वो चैंटिंग, मतलब वो एक आइडिया, चैंटिंग का आइडिया और मेरे काम करने का प्रोसेस, वो दोनों आपस में एक तरीके से इंटरलिंक्ड करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा आइडिया काम का। तो मैंने वो पेंटिंग 108 बार चैंट करके डेवलप की थी। तो उसके बाद मैं गायत्री मंत्र से लेके फिर मैं आगे बढ़ा, आगे मैंने दूसरे मंत्रों के ऊपर भी काम किया। फिर मुझे लगा कि मैं लैंग्वेजेस को चेंज करूं, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का एक टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं देवनागरी की बात करता हूं तो इसमें औ शब्द है, उसका एक अपना रूप है। इंग्लिश में हम ए लिखते हैं, ए अलग है। यदि हम अ को कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसका शब्द कुछ और है। सिमिलरली यदि हम गुरुमुखी में लिखते हैं तो अलग हो जाता है। तो यदि आपको भाषा पढ़नी आती है तो आप उस चित्र को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो, आप उसके साथ एक ताल मिलाप बना पाते हो। लेकिन आपको जब भाषा नहीं आती है, यदि मैं इंग्लैंड में संस्कृत के ऊपर काम कर रहा हूँ जहाँ लोगों को संस्कृत नहीं आती, वो सिर्फ इंग्लिश आती है, तो उनके लिए वो मीनिंग कुछ और हो जाती है, उनके लिए वो एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क हो जाता है।
बट जो पढ़ पाते हैं उसके लिए उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने पिछले इतने सालों में 15 साल की जर्नी में मैंने 4 लैंग्वेजेस के ऊपर काम किया है अभी तक, जिसमें हिंदी है, गुरुमुखी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। और अभी मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनमें मैं कन्नड़ लैंग्वेज ले रहा हूँ और बंगाली ले रहा हूँ। तो इन दोनों लैंग्वेज, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने चित्रों के लिए ना टेक्स्ट को रिसर्च करता हूँ जी। टेक्स्ट रिसर्च करने से पहले मुझे वो लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना पड़ता है, उस सोसाइटी में जाना, मतलब उस तरह के लोगों के बीच में ये टेक्स्ट ढूंढना कि कौन से टेक्स्ट ऐसे हैं उस लैंग्वेज में, उस कल्चर में, जिसको वो लोग रिपीट करते हैं। जैसे मैं पंजाबी में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक ओंकार सतनाम करता पूरक, ये उनका मॉर्निंग प्रेयर है जिसको वो चैंट करते हैं एवरी मॉर्निंग। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया है। जी जी बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से सर आपने इस क्षेत्र में कार्य किया है। आपका सफ़र काफ़ी रोमांच से भरा रहा है, रोचक रहा है। हमें आशा है कि आपके इस कार्य से आपने जिस तरह की जीवन शैली जी है और चित्रकला को इसमें शामिल किया है, ख़ासतौर से चित्रलिपि के क्षेत्र में आपने काम किया है, ये काफ़ी सराहनीय है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। आप यहाँ पर आए, आपने हमारे साथ में इस विषय पर जानकारी को साझा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने कला के क्षेत्र में चित्रलिपि विषय पर बातचीत की। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।